नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज। जैसा आप जानते हैं, आपको इस सीरीज में जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ यहां पर देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चन को हम पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखते हैं। एनसीईआरटी के भी फैक्ट क्वेश्चन आपको यहां पर मिलते हैं और इसमें आपको अलग अलग परीक्षाओं में जो क्वेश्चन बने हैं वो एज इट इज यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ये हमारी इस सीरीज की 216वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है और इस सीरीज के ऊपर बनी अभी तक हमारी 6 मास्टर वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सारनाथ सिंह स्तंभ के अध स्थल पर किन किन पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। देखिए, जो सारनाथ का स्तंभ लेख है यह अशोक का है। यहीं से हमने जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ, उसको लिया है। इस अशोक स्तंभ में नीचे आपको 4 जानवर यहां पर देखने को मिलते हैं। 4 पशुओं के चित्र इसमें उत्कीर्ण हैं। वो 4 जानवर कौन कौन से हैं? तो उन 4 जानवरों में एक है हाथी, इसके अलावा एक है बैल, यहां पर सिंह भी स्थित है और यहां पर घोड़ा भी स्थित है। तो हाथी है, घोड़ा है, बैल है और सिंह है। यही आपको विकल्प में दिए गए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो 4 जानवर कौन कौन से हैं? हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का पतन और पतन के कारणों का उल्लेख करने वाले विद्वानों के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार खत्म हुई, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसको लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग उनके मत हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके पास बना कि किस विद्वान ने क्या कारण दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने का। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है खत्म होने का, वो बाढ़ मानी जाती है कि बाढ़ आई और जिस वजह से ये सभ्यता विलुप्त हो गई, खत्म हो गई। सिंधु नदी की बाढ़ आई, ये कहा है जॉन मार्शल ने। तो बाढ़ को सबसे प्रमुख कारण माना गया है और बाढ़ की वजह से सभ्यता खत्म हुई, भूकंप की वजह से खत्म हुई, ये किसने कहा? जॉन मार्शल ने कहा। ठीक है, आर्य आक्रमण इनके ऊपर हुआ था, ये कहा था गार्डन चाइल्ड ने। ये भी आपका सही है। जो गार्डन चाइल्ड है, इसके अलावा एक और व्यक्ति था जिसका नाम था व्हीलर। इन दोनों ने कहा कि सिंधु घाटी के लोगों पर विदेशी आक्रमण हुए, आर्यों के आक्रमण हुए और उससे यह सभ्यता खत्म हो गई। जलवायु परिवर्तन किसने कहा? जलवायु परिवर्तन का जो कारण दिया, ये दिया था ऑरेल स्टाइन ने। इसका नाम आपने ध्यान रखना है। ऑरेल स्टाइन ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता जलवायु परिवर्तन के कारण खत्म हुई। यहां पर दिया है कैनेडी का नाम, यह आपका गलत यहां पे हो जाएगा। जो ये कैनेडी था, इसने जो कारण दिया, इसका कारण था महामारी। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, KUR कैनेडी ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता महामारी से समाप्त हुई। जलवायु परिवर्तन का जो कारण था वह ऑरेल स्टाइन ने दिया था। ठीक है, भूतात्विक परिवर्तन हुआ उस समय, यह कहा था जॉर्ज F डेल्स ने। यह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा MR साहनी ने भी यही कारण दिया था सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है? तो किस समुदाय के या किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा पाशुपात संप्रदाय। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए, भगवान शिव की जो पूजा करते हैं उन्हें शैव संप्रदाय का माना जाता है। पुराणों में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जिसमें एक है पाशुपात संप्रदाय, एक है कापलिक संप्रदाय, एक है कालमुक संप्रदाय और एक है लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, शैव संप्रदाय में जो सबसे प्राचीन संप्रदाय माना गया है वो पाशुपात संप्रदाय को माना जाता है। पाशुपात संप्रदाय के जो जनक थे वो लकुलिश थे और इनके अनुयायी, जो पाशुपात संप्रदाय के अनुयायी थे, उनको कहा जाता है पंचार्थिक। इस वाले फैक्ट को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके पास बना था कि दक्षिण भारत में प्रचलित इनमें से कौन सा संप्रदाय है? तो वो हो जाएगा लिंगायत संप्रदाय। ये आपके ज्यादातर दक्षिण भारत में प्रचलित है। इसे जंगम भी कहते हैं। जो लिंगायत संप्रदाय है, इन्हें जंगम भी कहा जाता है। ठीक है,
एक और क्वेश्चन आपके पास एसएससी में पूछा गया था कि किस शैव संप्रदाय के लोग अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में इंसानों की खोपड़ी पहनते हैं। तो एक संप्रदाय जो हमने भी देखा, कालामुख संप्रदाय, ये वाले संप्रदाय के लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते को युग प्रवर्तक घटना कहा था? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता क्या था, क्यों हुआ, क्या क्या इसके प्रभाव थे, क्या क्या इसमें बातें थी, सब हमने राष्ट्रीय आंदोलन वाली क्लास में डिटेल में जाना था। जो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसकी तिथि बहुत बार आई है। इस समझौते को एक युग प्रवर्तक घटना कहा था के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना है गांधी इरविन समझौता। किसने कहा था? के.एम. मुंशी। जब गांधी और इरविन की मुलाकात हुई तो गांधी और इरविन को दो महात्माओं का मिलन किसने कहा? तो दो महात्माओं का मिलन सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है, जो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, यह किसके सहयोग से हुआ, यानी किसका योगदान इसमें ज्यादा था? हुआ तो गांधी और इरविन के बीच में, लेकिन इसमें जो सहयोग था तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जायकर, इनके प्रयासों से यह समझौता यहां पर हुआ था। कारण क्या था इस समझौते का? जो मेन कारण था वो ये था कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था वो असफल हो गया था, क्योंकि कांग्रेस ने उसमें भाग नहीं लिया। अब ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे वो चाहते थे कि कांग्रेस भी इसमें भाग ले, इसके लिए कांग्रेस से समझौता करना अनिवार्य था और उसी लिए गांधी इरविन समझौता हुआ। और इस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने यानी कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा वाला हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको 4 यहां पर दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट प्राधिकरण संगठन दिए गए हैं, बोर्ड दिए गए हैं और उनकी स्थापना का वर्ष। ऐसे संगठन हैं, ऐसे प्राधिकरण हैं जो कई बार पेपर में आए हैं। पहला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या प्राधिकरण, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है हमारा, एनजीटी हम जिसको कहते हैं। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, ये आपका बिल्कुल सही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्या ये 2001 में बना था? तो ये गलत हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो था ये 1974 में बना था। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, क्या ये 2003 में बना? ये आपका सही है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, ये 1992 में बना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। आपको बताना था गलत वाला कौन सा है, हमने कहा ऑप्शन बी यहां पर गलत है। सूरत विभाजन के बाद उदारवादी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए किस एक पत्रिका की स्थापना करी गई थी? देखिए, कांग्रेस का सूरत में विभाजन हो जाता है, कांग्रेस 2 दलों में यहां पर बट जाती है। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। 2 दल में एक बनता है गरम दल और एक बनता है नरम दल। ठीक है, इस विभाजन के बाद जो नरम दल के नेता थे, जो उदारवादी नेता थे, इनके विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए किस पत्र की शुरुआत करी गई? इस पत्र का नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सूरत विभाजन के लगभग 3 साल के बाद 1910 में इस पत्र को शुरू किया गया। इस पत्र की शुरुआत करी थी उदारवादी जो नेता थे फिरोज शाह मेहता, जिनको बॉम्बे का शेर भी कहते हैं, उनके द्वारा इस पत्र की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे 1890 में। उन्हीं के द्वारा यह पत्र उदारवादियों के विचारों को दूर दूर तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए, इसलिए इसे जारी किया गया, शुरू किया गया। अगला, निम्नलिखित में से किस एक निर्दलीय, इसको यहां पर एलिमिनेट करना, किस एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जीता था? तो इसको ने करना, यहां पर ये ने था, नए हो गया। तो निम्नलिखित में से किस एक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? एकमात्र व्यक्ति हैं जो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़े और जीत गए राष्ट्रपति का, इनका नाम था वीवी गिरी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। वीवी गिरी की बात करते हैं तो ये 1969 से लेकर 1974 तक भारत के चौथे राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, इनको लेकर एक क्वेश्चन और आता है कि किस एकमात्र राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो वो भी वीवी गिरी थे। ठीक है, देखिए 1969 में जब राष्ट्रपति जो थे उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद क्योंकि 67 में ही वो राष्ट्रपति बने थे, तो अब दोबारा से राष्ट्रपति के चुनाव होने थे 1969 में। कांग्रेस के जो आधिकारिक उम्मीदवार थे उनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी।
लेकिन जो उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वो इंदिरा गांधी का अप्रत्यक्ष रूप से इनको समर्थन प्राप्त था। ये निर्दलीय तौर पर उपराष्ट्रपति होते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, वहां से अपना त्यागपत्र देते हैं और फिर राष्ट्रपति का चुनाव भी जीत जाते हैं। तो पहले व्यक्ति हैं जिनको यह गौरव प्राप्त है कि वे निर्दलीय भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जीते। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र राष्ट्रपति जिनके समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी वो भी वीवी गिरी थे। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रायोरिटी के आधार पर होता है, यानी आपको एक पर्चा दे दिया जाएगा और उसमें जितने भी उम्मीदवार होंगे उस समय राष्ट्रपति के, उनके नाम लिखे होंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने जैसे किसी को भी वोट दे दिया, आपने एक नंबर को वोट दे दिया, आपने इनको क्रम में लगाना है कि आपकी राष्ट्रपति की पसंद, पहली पसंद यह है, दूसरी पसंद यह है, तीसरी पसंद यह है, इस तरीके से आपने इनको लगाना होता है। जब गणना करी जाती है तो पहली पसंद को देखा जाता है, अगर बहुमत मिल गया, 50% से ज्यादा वोट आपको मिल गए तो आप विजेता घोषित हो गए। अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है तब यह देखा जाता है कि दूसरे नंबर पर किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। तब दूसरे नंबर पे ज्यादा प्राथमिकताएं किसको मिली हुई थी? वीवी गिरी को मिली हुई थी। बहुत कम अंतर से, लगभग 14,500-15,000 वोट से ये राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन बैंकों को मिलाकर बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में करी गई थी? देखिए, बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे इंपीरियल बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1921 में होती है। यही बैंक ऑफ इंडिया जो था, यानी यही जो इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यही आगे चल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, तो उसके साथ जुड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, यानी जो तीन उस समय अंग्रेजों की प्रेसिडेंसियां थी, उन तीनों के प्रमुख बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। ठीक है, जो बैंक ऑफ बंगाल था ये 1806 में बना था, जो बैंक ऑफ बॉम्बे था ये 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना था। इन तीनों बैंकों का विलय 1921 में कर दिया गया, एक नया बैंक बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसे इंपीरियल बैंक भी कहते हैं। ठीक है, आजादी के बाद 1955 में ये जो बैंक ऑफ इंडिया था इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, तो यहां पर आपका सही कथन क्या हो जाएगा? पहला सही है, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा। निम्न में से किन नीति निदेशक तत्वों को 1976 में 42वें संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था? देखिए, 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन होता है। इसके माध्यम से हमारे संविधान में कई सारे परिवर्तन किए जाते हैं। इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए इनको देखते हैं कौन कौन सा जोड़ा गया था। समान आचार संहिता जो है ये आर्टिकल 44 में है, ये पहले से संविधान का हिस्सा है, तो ये तो 76 के तहत नहीं जोड़ी गई थी, 76 में नहीं जोड़ी गई थी, तो पहला वाला तो एलिमिनेट हो गया। शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा, ये आपके मौलिक अधिकारों में आता है आर्टिकल 23 और 24 में, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपके आर्टिकल 39A में आता है। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो 39A है आपका, इसे 1976 में 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये वाला भी आपका किसके अंतर्गत है? 43A के अंतर्गत है। ये भी 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो आपके जो सही आंसर होंगे वो 3 और 4 यहां पर होगा। ठीक है, विकल्प आपके थोड़े से यहां पर गलत दिए गए हैं, आपने ध्यान रखना है, केवल 3 और 4 यहां पे सही होंगे। बेसिकली 1976 में 3 नए डीपीएसपी यहां पर जोड़े गए थे। एक आपका 39A था, एक आपका 43A था और एक आपका 48A था। जो 39A है वो निःशुल्क कानूनी सहायता और समान न्याय से संबंधित है। 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है और 48A आपके पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। ये 3 नए मौलिक हमारे डीपीएसपी हैं। इसके अलावा एक डीपीएसपी और है जो बाद में जुड़ा, टोटल नए डीपीएसपी जो है वो 4 हैं। चौथा जो डीपीएसपी है नया, वो है आपका आर्टिकल 43B में, जिसमें सहकारी समितियों के प्रोत्साहन की बात करी गई है। इसे 2011 में 97th जो अमेंडमेंट हुआ था उसके माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है?
तो देखिए काराकोरम पर्वत श्रृंखला में इनमें से कौन सा ग्लेशियर नहीं है? ऐसे वाले क्वेश्चन आपसे पेपर में बहुत सारे अब बनने लगे हैं। देखिए काराकोरम पर्वत श्रृंखला में आपका बियाफो ग्लेशियर है, गेशर बरूम ग्लेशियर है, हिस्पार ग्लेशियर भी वहीं पर स्थित है। जो सोनापानी ग्लेशियर है ये आपके पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? कई बार हमने इस तरह के सवाल को देखा और कई बार ये पेपर में आया है। 4 नाम आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? देखिए अभी तक भारत में टोटल 7 लोग हैं जो उप प्रधानमंत्री बने हैं, जिनमें पहले व्यक्ति थे सरदार पटेल, दूसरे व्यक्ति थे मोरारजी देसाई, तीसरे व्यक्ति थे जगजीवन राम, चौथे व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह, इनके अलावा थे वाई.वी. चौहान, इसके बाद थे चौधरी देवीलाल और लास्ट व्यक्ति जो थे वो थे एल.के. आडवाणी। ये 7 लोग हैं जो अभी तक उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, चौधरी देवीलाल यहां पर हैं, वाई.वी. चौहान यहां पर हैं, मोरारजी देसाई यहां पर हैं, जगजीवन राम यहां पर हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन 7 में से जो उप प्रधानमंत्री रहे, इन 7 में से कितने आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बने? तो वो केवल 2 हैं, एक मोरारजी देसाई और एक चौधरी चरण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए पृथ्वी की जो क्रस्ट है, भू प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, इसमें कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? ध्यान रखना धातु नहीं पूछा है, एलिमेंट पूछा है। तो यहां पर पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा जो तत्व पाया गया है वो ऑक्सीजन है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन लगभग 46.60% के करीब है। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन आता है, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? देखिए निजी विधेयक होता क्या है? लोकसभा में सारे सांसद होते हैं, कुछ सांसद मंत्री बनते हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं। तो मंत्रिमंडल के बाहर के लोगों के द्वारा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सत्ता का हो, चाहे विपक्ष का हो, अगर वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है और उसके द्वारा अगर कोई विधेयक लाया जाता है तो उसे निजी विधेयक कहते हैं। ठीक है, निजी विधेयक को लाना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको 1 महीना पहले सूचना देनी होगी। किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, जिसे सरकारी बिल कहा जाता है या पब्लिक बिल जिसको कहते हैं, उसकी सूचना अवधि केवल 7 दिन की है। ठीक है, तो ध्यान रखना मंत्री के अलावा जो भी बिल को प्रस्तुत करेगा वो निजी विधेयक होता है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके माध्यम से? तो देखिए ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। 53 में 2 बातें कही गई हैं। पहली बात कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, और दूसरी बात राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? देखिए राज्यसभा के गठन को लेकर के 3 इंपॉर्टेंट तिथियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, राज्यसभा का गठन, दूसरा राज्यसभा की पहली बैठक, और तीसरा राज्यसभा से पहले जो सेवानिवृत्ति हुई थी लोगों की वो किस में हुई थी, कब हुई थी? ठीक है, तो राज्यसभा का जो गठन हुआ वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ। राज्यसभा की जो पहली बैठक होती है वो 13 मई 1952 को होती है। और राज्यसभा में जैसा आप जानते हैं और 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो पहले जो सदस्य थे, पहली बार जो रिटायर हुए वही हुए थे आपके 2 अप्रैल 1954 को। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में सभी का कार्यकाल एक साथ शुरू हुआ, तो 1954 में किया गया कि 1/3 सदस्यों को चुना गया और उन्हें 2 साल का ही कार्यकाल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन जो निर्वाचक मंडल करता है उसमें किस किस सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं, देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के, ये आपका बिल्कुल सही है। लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत वाले नहीं, जो निर्वाचित वाले हैं वो वोट करते हैं राष्ट्रपति के लिए।
राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट करते हैं। विधान परिषद जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होती है, विधान परिषद में सारे लोग मनोनीत होते हैं, तो इसके सदस्य वोट नहीं करते। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित हैं वो करते हैं, ठीक है। जो राज्यसभा है वहां पर भी लोग वोट नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर वोटिंग तो होती है, जनता इनडायरेक्ट तौर पर उनको चुनती है। विधान परिषद में ऐसा कुछ नहीं होता है, राज्यपाल के द्वारा, कुछ सदस्य विधानसभा के द्वारा, कुछ सदस्य ऐसे करके उसमें मनोनीत होते हैं सारे। तो विधान परिषद उसमें भाग नहीं लेती। दोनों सदन सभी राज्यों की विधानसभाएं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं, ठीक है। तो 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर होगा। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? देखिए, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है आपका, ये किसका है? कलिंग के राजा खारवेल का है। काफी इंपॉर्टेंट इस राजा को माना जाता है। जो कलिंग नरेश थे खारवेल, इनका जो ये हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी से हमें मिला है। इस राजा के इतिहास के जानकारी का जो एकमात्र स्रोत माना गया है वो इसी प्रशस्ति लेख को, इसी अभिलेख को माना जाता है। यह एक तिथि रहित लेख है, यानी इसमें डेट का कोई भी उल्लेख नहीं है। यह आपके प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक पेपर में पूछा गया था, खारवेल जो था कलिंग नरेश किस धर्म का अनुयायी था, या किस धर्म के प्रति इसका ज्यादा रुझान था? वो जैन धर्म था, ठीक है। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी क्या था? तो मौर्यों के अधिकारियों को लेकर, अलग अलग विभागों के अध्यक्ष को लेकर के भी एक डिटेल्ड वीडियो बना है। वह वीडियो हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके पर है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। मौर्य काल की शब्दावलियों को लेकर के, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के सवाल बन जाता है। जो रूपदर्शक नामक अधिकारी होता था मौर्य काल में, यह सिक्कों का परीक्षक होता था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवातों को क्या कहते हैं? तो देखिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात आते हैं, बेसिकली समुद्र में जो चक्रवात आते हैं, उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले इन चक्रवातों को हरिकेन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर में जो चक्रवात आते हैं उनको टाइफून कहा जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। हिंद महासागर में जो आते हैं उनको साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे चक्रवात या ऐसे धूल के तूफान जो आते हैं खासकर ऑस्ट्रेलिया की साइड, उनको कहा जाता है विली विली, ठीक है, धूल का तूफान। तो इससे आपने ध्यान रखना है। अटलांटिक महासागर में आएगा तो हरिकेन, प्रशांत महासागर में टाइफून और हिंद महासागर में साइक्लोन, ठीक है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्राप्त नहीं होगा तो प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है। जैसा आप जानते हैं, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आपको कुछ पैसे निर्वाचन आयोग के पास जमा करवाने होते हैं। विधानसभा के चुनाव में लगभग 10,000 के करीब और लोकसभा के चुनाव में लगभग 25,000 की जमानत राशि होती है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए इलेक्शन हुआ, इलेक्शंस में आपके टोटल जो वोट थे क्षेत्र में वो 100 वोट थे। इन 100 वोट का 1/6% वोट अगर आपको नहीं मिला, यानी लगभग 16, 16.5 यानी 16 से 17 वोट अगर आपको नहीं मिले, तो जो पैसे आपने जमा किए हैं वो जब्त हो जाएंगे, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। अगर आपको 1/6 से ज्यादा वोट मिल जाता है तो आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। यानी मान लीजिए 90 वोट है टोटल, इसको आसानी से समझने के लिए इसका 1/6 हो जाएगा 15। अगर आपको 15 से वोट कम मिल गए तो आपकी जमानत राशि चली जाएगी। तो 1/6 यहां पर इसका क्राइटेरिया होता है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज की 216वीं क्लास को कवर किया। जीके की 20 और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर देखा, कोशिश करी इनको डिटेल में यहां पर कवर करने की, जिससे आपके जो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड वो एक जगह पर आपको मिल जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।